तो जनतंत्र में सन्यासी राजा का स्थान, सन्यासी नहीं राजा का स्थान जो है वो जो शासक होता है उसको चला गया है। लेकिन वो जन्म से नहीं, जनमत से चुना जाता है। जनमत 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी को मिला तो सन्यासी गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे। अब उनके सरकार के 5 साल होने जा रहे हैं। उन्होंने इस 5 सालों में क्या किया, दूसरी जो सरकार थी इससे पहले की, उसका कार्यकाल किस तरह का था, और आज हमारे बीच इन सब विषयों पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं। योगी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो ये समय जो है, अब 5 साल काम किया और लेखा जोखा जनता के बीच में पेश करने का समय आ गया है। तो जैसे विद्यार्थियों को हर साल परीक्षा देनी पड़ती है, नेताओं और सरकारों को, पार्टियों को 5 साल में देना पड़ता है। तो परीक्षा में जाने से पहले नर्वस हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कैसी स्थिति लग रही है आपको? देखिए, हम लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रदेश की सरकार ने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए जो कार्य किया है, उसे जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से प्राप्त होगा। उसके कई कारण हैं और मुझे लगता है सबसे प्रमुख कारण है कि उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाना। ओवरऑल परसेप्शन जो उत्तर प्रदेश का खराब हो चुका था पिछली सरकारों के कारण, उसमें कोई भी दल हो, पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी भी आती है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, इन सभी के कारण प्रदेश का जो परसेप्शन खराब हुआ था, हमने उसका परिमार्जन किया। उत्तर प्रदेश जो देश का हृदय स्थल माना जाता था, उसको फिर से उसकी पहचान दिलाई है। दूसरा, हमने प्रदेश के अंदर सुशासन के लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। आज प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ यहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है, यहां के नौजवानों को प्राप्त हो रहा है, यहां के किसानों को प्राप्त हो रहा है, यहां की महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। समाज के हर एक तबके को शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, जो सही मायने में उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता रखता है, और इस पोटेंशियल को अगर किसी ने मजबूती के साथ पहचाना है तो हमारी सरकार ने पहचाना और उसको हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो ये जो कार्य हुए हैं, मुझे लगता है कि समाज का हर तबके का समर्थन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी फिर से 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिछले 5 साल से एक बात लगातार दोहरा रहे हैं कि सारा काम उनकी सरकार ने किया, आप सिर्फ फीता काट रहे हैं। देखिए, जनता ने अगर उनको इसी लायक समझा होता तो फीता काटने लायक भी रहते। जनता ने इस लायक समझा ही नहीं, इसलिए उनको पहले ही सत्ता से बेदखल किया है। दूसरा, हर व्यक्ति जानता है कि विकास का कार्य सही मायने में कौन किया है, कौन कर रहा है। आप किसी भी योजना को देखें ना, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बनी थी। आगरा नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं और अन्य एक्सप्रेसवे पे भी हमारी कार्रवाई बढ़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा लगभग बन के तैयार है, अगले महीने हम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाएंगे।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य हमारा लगभग 80% के आसपास कंप्लीट हो चुका है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर के अंत तक हम उस कार्य को कंप्लीट कर लें। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में लगभग 32 से 35% कार्य कंप्लीट हो चुका है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे 96% लैंड हम लोग ले चुके हैं और देश का संभवतः सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए। ये 4 एक्सप्रेसवे तो स्टेट गवर्नमेंट अभी बना रही है। 5वें एक्सप्रेसवे के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, इस पे हम शासन के स्तर पर हमने सैद्धांतिक सहमति दे दी, इस पे हमारा कार्य चल रहा है। भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे वह कंप्लीट हो गया है, पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। यानी ये आज एक्सप्रेसवे का एक संजाल यूपी के अंदर बना करके यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन के रूप में स्थापित कर दिया गया है। मेट्रो के लिए देखिए 2017 के पहले यूपी में एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज हमारी 4 सिटी मेट्रो से जुड़ी हुई है, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। कानपुर में मेट्रो का कार्य हम प्रारंभ कर चुके हैं और 30 नवंबर तक हम मेट्रो का कार्य कानपुर में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम करेंगे। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, मेरठ, इन सब पर भी हमारा कार्य चल रहा है। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, इनसे जितने भी हमारे मार्ग जुड़ते थे हम लोगों ने उसको 4 लेन के साथ जोड़ा। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, हर तहसील और विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। एयर कनेक्टिविटी 2017 तक यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा में कभी कभी फ्लाइट आती थी। इन सभी में उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 25 गंतव्य स्थलों से यूपी जुड़ा हुआ था। आज हम 75 से अधिक गंतव्य स्थलों से जुड़े हैं पिछले 4.5 वर्ष के दौरान। आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 11 पे हमारा कार्य चल रहा है। 11 एयरपोर्ट। यूपी देश का पहला राज्य है जिसके 3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल हैं, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, अयोध्या और जेवर में। जेवर का एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हम लोग आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट दे रहे हैं, सोनभद्र में दे रहे हैं, श्रावस्ती में दे रहे हैं, चित्रकूट में, ललितपुर में, आपका मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, मेरठ में, आपके सहारनपुर में। यानी ये सभी एयरपोर्ट पे हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी का जितना बेहतर कार्य यूपी के अंदर हुआ है संभवतः किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ है। देश का नंबर 1 यानी पहला जल मार्ग, वाटरवे नंबर 1, ये यूपी के अंदर हल्दिया से वाराणसी को जोड़ा जा चुका है। इसको प्रयागराज तक बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वे कार्य हैं जो विगत 4.5 वर्ष के अंदर किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कि सपा, बसपा या कांग्रेस ने इनमें से कोई कार्य किया हो। दूसरा, आवास योजना का अगर आप देखेंगे, गरीब कल्याण यानी ईज ऑफ लिविंग की बात जब हम करते हैं, देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे अगर प्रदेश की इकोनॉमी को देखना है, अगर पिछली सरकारों ने काम किया होता, यूपी में जितना पोटेंशियल है, जितना अच्छा मानव संसाधन है, जितना बेहतर यहाँ की जो है भूमि उर्वरा है और जितनी यहाँ पे अच्छा जल संसाधन है, इन सब का बेहतर उपयोग होता तो उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था नहीं होती, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होती। हम लोग आए थे 6ठी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी, आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था पे हम लोग लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने निवेश की व्यापक संभावनाओं को बढ़ाया है।
यहाँ पे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए हैं उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान से आज नंबर 2 स्थान पर आ गया है। हम लोग जब आए थे 17 में, उससे पहले 15-16 की जो रैंकिंग आई थी उसमें उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, आज नंबर 2 पर है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ लिविंग में हर नागरिक के पास अच्छी कनेक्टिविटी हो, अपना घर हो, शौचालय हो, बिजली हो, उसके पास जो है रसोई गैस के कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा हो। पहले देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में उत्तर प्रदेश पीछे होता था, 27वें नंबर पर, 23वें नंबर पे, 15वें से नीचे तो कभी आया ही नहीं। आज देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित ईज ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई उन सभी परियोजनाओं में 44 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, परियोजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये काम सपा सरकार में भी हो सकता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार को मई 2014 से लेकर के मार्च 2017 तक प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने काम नहीं किया। अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब के घर में शौचालय बनाने की जब बात आती है तो पहले 2.25 वर्ष के दौरान, यानी पहले 2.5 वर्ष के अंदर ही अगर आप देखेंगे, 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना शुरू हुई थी, तो अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश को शौचालय बनाने थे 2,61,00,000। पहले 2.5 वर्ष में कुल बन पाए थे मात्र 43 लाख, और अगले 2.5 वर्ष के अंदर जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने 2,18,00,000 शौचालय 1.5 वर्ष के अंदर बना करके तैयार किए और ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त किया। हर व्यक्ति कहता था ओडीएफ के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक यूपी नहीं करेगा, और यूपी इस ओडीएफ के लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा है। हमने भारत सरकार के लक्ष्य से 1 साल पहले इसको पूरा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना पहले 2 वर्ष के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार में मुश्किल से 26,000 लोगों को आवास सैंक्शन हुए थे, आवंटित भी नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री ने भी अभी जिक्र किया कुशीनगर। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं बन नहीं पाए थे। हम लोगों ने, अगर मैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करूं, पिछले 4.5 वर्ष के दौरान हम इस समय 43 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। इस बार अयोध्या में हम लोग दीपोत्सव कार्यक्रम में 9 लाख दीपक जला रहे हैं। 9 लाख दीपक प्रतीक हैं। शहरी क्षेत्र में 9 लाख लोगों को हम लोगों ने घर दे दिए हैं बना करके, और वे लोग उन घरों में गृह प्रवेश करके रह रहे हैं। उन घरों में भी दीपक जलेंगे। इसके प्रतीक स्वरूप अयोध्या में 9 लाख दीपक भी जलेंगे। प्रदेश के अंदर आजादी के बाद जिन लोगों ने शासन किया, क्या कर रहे थे लोग? बिजली नहीं पहुंच पाई थी। 1,23,000 मजरों में हम लोगों ने बिजली पहुंचाई। 1,41,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं थे जी। हमने बिजली का कनेक्शन उनको फ्री में दिया। पहले बिजली 4 जनपदों में आती थी, आज सभी 75 जनपदों में बिजली है। कोयले की क्राइसिस और जगह हो सकती है, लेकिन हमने बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में नहीं आने दिया। त्योहार और पर्व त्योहार में पूरे बिजली मिल रही, हर व्यक्ति को बिजली मिल रही है। प्रदेश के अंदर आपने देखिए, किसी भी सरकार को कितने भी बोले, चैलेंज के समय उसकी कसौटी की असली परीक्षा हो सकती है। और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश ने अपने को साबित किया है। उत्तर प्रदेश सबसे कम पॉजिटिविटी रेट कोरोना की, CFR सबसे कम, और प्रदेश के अंदर रिकवरी रेट हमारा लगभग 99% हमारे यहां रिकवरी रेट है। यूपी के अंदर आज के दिन पर 25 करोड़ की आबादी में आज के अगर मैं पॉजिटिव केस की बात करूं तो मात्र 3
कोरोना के पेशेंट यूपी में आए हैं। और यूपी के अंदर अगर मैं बात करूं कुल एक्टिव केस की, तो एक्टिव केस आज केवल 85 रह गए हैं। 85 एक्टिव केस यूपी में कोरोना के हैं। इसमें भी हॉस्पिटल में मुश्किल से 10 के आसपास लोग हैं, बाकी असिम्टोमेटिक हैं, अपने घर में उपचार करा रहे हैं। टेस्ट हमारे 2 लाख प्रतिदिन हो रहे हैं अभी भी। आज भी हमने 1,09,000 तो RT-PCR के टेस्ट किए हैं और बाकी शेष एंटीजन टेस्ट किए हैं। ये लगातार हमारे चल रहे हैं। वैक्सीनेशन हम लोग 12 करोड़ 32 लाख लोगों को दे चुके हैं और 8 करोड़ 21 लाख हम लोगों ने टेस्ट भी करा दिए हैं। लगातार टेस्ट भी हमारे चल रहे हैं। तो टेस्ट में हम नंबर 1 हैं, वैक्सीनेशन में नंबर 1 हैं। कोरोना की 3rd वेव की आशंका को देखते हुए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इतना स्ट्रेंथन पहले ही कर दिया था। हमने पहले कह दिया था कि 3rd वेव को आने नहीं देंगे। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 504 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग लगा चुके हैं। हर जिले में आज के दिन पर उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। लेकिन जो खबर बनी 2nd वेव के दौरान, वो बनी गंगा में तैरती लाशों की, और उसको देश में विदेश में सब जगह इस तरह प्रस्तुत किया गया कि बस कोरोना से डूबने ही वाला है उत्तर प्रदेश, कोई बचेगा नहीं, और सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। ये नैरेटिव कैसे बना और इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे शुभचिंतक हैं जो हम लोगों के खिलाफ दुष्प्रचार करना है, उनकी दिनचर्या ही वहां से शुरू होती है और रात्रि को उनको नींद इस बात को लेकर नहीं आती कि वो हमें घेरने में विफल रहे। देखिए, मैं भी आश्चर्यचकित था कि मैं 13 अप्रैल को कोरोना की चपेट में आ गया था। 14 को मेरी रिपोर्ट आई और मुझे अगले 14 दिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ा, लेकिन मैं वर्चुअली जुड़ा रहा। मैं उस दौरान देखता था कि पहले कहा गया कि कोरोना यूपी में अनियंत्रित हुआ। अच्छा, मैं हर जिले से वर्चुअली जुड़ा था, रिपोर्ट लेता था, सब कुछ करता था। जैसे मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मैं स्वयं फील्ड में उतरा। हर जगह की रिपोर्ट मेरे पास आती थी। हमने पहले से जिस प्रकार की व्यवस्था की थी, कोई चीज हमसे छूट नहीं सकती थी। मैंने देखा भाई 2nd वेव में तीव्रता थी, संक्रमण बहुत तीव्र था, सब कुछ था, और केवल ये यूपी के लिए नहीं था, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए था। लेकिन 2nd वेव के बाद हम लोग फिर भी प्रयास किए, हमारे लोगों ने हमारी टीम ने काम किया। हम लोगों ने निगरानी समितियां गठित करके घर घर में स्क्रीनिंग करनी प्रारंभ कर दी, मेडिसिन बांटनी शुरू कर दी, गांव हो या शहर। जब मैं फील्ड में उतरा, हर जिले का दौरा करने लग गया, फिर मुझे कहा, फिर मीडिया में चलने लगा, साहब ये तो गांव में अनियंत्रित हो गया। मैंने गांव की तरफ रुख किया और इनके रिपोर्टिंग के पहले ही मैंने सीरो सर्वे करवा दिया था, जिसमें सीरो सर्वे में आया कि 32% गांवों में संक्रमण कम या ज्यादा है, 68% गांव सुरक्षित हैं। तो जो 68% सुरक्षित थे, मुझे उनको पहले सुरक्षित करना था। 32 में हमारा कार्यक्रम चल रहा था, 29 को भी हमने सुरक्षित कर दिया। फिर कहा गया कि सब इनके रिपोर्ट गलत है, यूपी टेस्ट नहीं, यानी यूपी 4 लाख टेस्ट कर रहा था उस समय पर डे। कहा जा रहा साहब टेस्ट नहीं कर रहा है। वो सारे नेशनल उससे जुड़े हुए थे, पोर्टल से जुड़े हुए थे, टेस्ट घटा दिए, जबकि 4 लाख टेस्ट हम पर डे कर रहे थे उस समय। फिर जब उनके सामने ये भी, मैं तो जहां जाता था वहीं पे मैं मीडिया ब्रीफिंग भी करता था कि भैया मैं तो यहां आया हूं, आप यहां भी चेक कर लीजिए, अब कौन सच है ये भी देख लो। तब उन्होंने तीसरा उठाया, फिर गंगा का प्रकरण उठाया। देखिए, सच है कि पंचक के दौरान गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत शरीर को अग्नि संस्कार नहीं करते हैं, गंगा में प्रवाहित करते हैं। और उस दौरान उस तिथि के आने और
कुछ संक्रमित भी रहे होंगे, कुछ वैसे भी अपनी मौत से भी मरे होंगे, लोग बीमारी से मरे होंगे और अपनी उम्र के कारण भी कुछ लोगों की मौत हुई होगी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। आप 2012 की रिपोर्ट उठा के देखें मीडिया की, 2014 की रिपोर्टिंग उठा करके देखें, और मुझे लगता है कि दैनिक जागरण ने तो उस समय उसकी रिपोर्टिंग वहां मौके पे जाके जबकि स्थानीय लोगों ने इस बात को कहा, साहब हमारे यहाँ तो इस प्रकार की चीजें हैं पहले से, कोई नया तो है नहीं, उसको मुद्दा बनाया गया, उसके आधार पर घेरने का प्रयास किया। ये वही लोग हैं जिनकी दिनचर्या हम लोगों के विरोध से प्रारंभ होती है और उनका रात्रि के शयन के पहले भी वह जब तक हमें 10 गाली नहीं दे देंगे, हमारे खिलाफ 10 प्रकार खिलाफ ट्वीट नहीं कर देंगे, तब तक उनको संभवतः चैन की नींद नहीं आती होगी। लेकिन ईश्वर करें वो आराम से अपना सोए हैं, हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे और प्रदेश के हित में जो होगा उस प्रकार का कार्य करेंगे। लेकिन कोरोना कालखंड के अंदर हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है और कोरोना ने बहुत सारे सबक भी दिए। उत्तर प्रदेश आज अगर बेहतर स्थिति में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और पूरी टीम वर्क का ही परिणाम सामने आता है। मेरा मानना है कि हम लोग थर्ड वेव की आशंका को हम लोगों ने कंट्रोल किया है, आगे भी हम इसको कंट्रोल करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछली 3 सरकारें, 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, बहुत से मुद्दे होते हैं चुनाव में लेकिन प्रमुख मुद्दा वो, उसके बाद 2012 में मायावती की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, फिर 2017 में अखिलेश यादव की सरकार, उसमें ये दोनों मुद्दे थे, भ्रष्टाचार भी और कानून व्यवस्था भी। तो कानून व्यवस्था ऐसा मुद्दा है जो सरकार सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से बाहर कर देती। इन 5 सालों में जो आपने माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, आपने उसके अलावा तमाम तरह के जो कदम उठाए, चाहे वो रोमियो स्क्वाड बनाना हो, बच्चियों की सुरक्षा की बात हो, उसके जवाब में विरोधियों का तर्क होता है, वो जिक्र करते हैं उन्नाव का, वो जिक्र करते हैं हाथरस की घटना का। ऐसी घटनाओं को वो इस रूप में पेश किया जाता है कि यही कानून व्यवस्था की सच्चाई है उत्तर प्रदेश की। देखिए, अपराध है और हमारी सरकार ने 19 मार्च 2017 को शपथ लेने के साथ ही अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की बात कही थी। हमने उसके तहत कार्य किया। अपराधी कोई भी रहा हो, हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी कठोरता के साथ उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी है और मुझे लगता है कि अन्य राज्यों में भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश की तुलना आप उन छोटे राज्यों से करेंगे जिनकी आबादी लाखों में है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय होगा। ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। 25 करोड़ की आबादी के राज्य में सरकार ने, जब हम लोग आए थे, आधी पुलिस की भर्तियां यहां पे नहीं हुई थी, खाली थी जगह। कारण था पिछली सरकारों की नीयत साफ नहीं थी। हमने पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। भर्ती की प्रक्रिया के साथ हमने बालिकाओं की भी भर्ती उसमें की। परिणाम सामने आया। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी है। फिर हम लोगों ने प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पहले से इस बारे में कहा कि भाई देखो, हम कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आपने कुछ चीजें देखी होंगी। हमारी सरकार आई, हमने पहला कदम एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके किया। इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद करके किया। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उस समय किसानों की कर्ज माफी से किया। देखिए, 3 बड़े फैसले हमारी सरकार के पहले हैं। शुरू के 3 बड़े फैसले ये हैं। आप देखिए पिछली सरकारों के बड़े फैसले क्या थे। समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई थी 2012 में, पहला कोसी कला में दंगा और श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना।
हम लोग अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रहे हैं। बहन और बेटियों को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी के माध्यम से उनकी बेहतरी के लिए कदम उठा रहे हैं। बिजली हर एक घर में देने की बात कर रहे हैं और उसको हमने लागू किया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया। देखिए, आज बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति का लाभ उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। आज देश के सबसे अच्छे निवेश का गंतव्य यूपी बना है। उसके पीछे बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर हमारी कानून व्यवस्था खराब होती तो मुझे नहीं लगता है कि यूपी में कोई निवेश करता। और ये निवेश केवल हमारे लिए निवेश का माध्यम नहीं बना है। ये निवेश यहाँ के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार देने का माध्यम बना है। आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। किसी भी राज्य की तुलना में अगर आप उत्तर प्रदेश की इन नौकरियों को देखें, किसी भी नौकरी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। दूसरा, 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निवेश करवाया है, इस निवेश के माध्यम से उन्हें रोजगार और नौकरी के साथ जुड़े हैं। हम 17 में जब आए थे तो उस समय यूपी की बेरोजगारी दर 17% से अधिक थी। आज ये 5% है। इतने बड़े राज्य में 5% है, तब जब 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक भी यूपी में आए थे। ये यूपी की स्थिति है। स्वतः रोजगार के साथ भी लगभग हम लोग 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़े हैं। क्योंकि यूपी में हम लोगों ने कुछ स्कीम अपनी चलाई, जैसे एक जनपद एक उत्पाद, परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने और उसको रोजगार के साथ जोड़ने, कामगार जो प्रवासी हो निवासी हो दोनों की स्किल मैपिंग की कार्रवाई, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान। इसने स्वतः रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया। हमारे यहां उनकी ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग के दौरान हर एक हस्तशिल्पी या कारीगर को हम एक निश्चित मानदेय देते हैं। फिर उन्हें टूल किट उपलब्ध कराते हैं। फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ करके वह रोजगार लेने के लिए नहीं बल्कि रोजगार देने के एक माध्यम बन जाते हैं। और ऐसे 60 लाख लोगों को हम लोगों ने रोजगार के साथ जोड़ा है। ये बदला हुआ यूपी है। एक बड़ी समस्या 2017 से पहले, खासतौर से 2012 और 2017 के बीच में थी, वो ये कि लोगों ने धीरे धीरे बेटियों को स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना बंद कर दिया था। क्योंकि ये डर था कि उनकी इज्जत नहीं बचेगी। अगर कोई घटना हो जाए तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती थी। एक जाति और एक विशेष संप्रदाय के लोगों को ये इम्यूनिटी थी कि उनके खिलाफ कानून कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आज 5 साल बाद आपका शासन है, तो आपको क्या लगता है कि उस स्थिति में कोई बदलाव आया है एकदम, या अब भी वो डर अभी कायम है? एकदम बदलाव आया है। प्रदेश की माताएं, बहनें और बेटियां इसको बोलती हैं। एक आध घटनाएं अपवाद हो सकती हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है, और उस प्रकार की घटनाओं पर कठोरतापूर्वक कार्रवाई भी हुई है। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्यक्रम चलाए हैं, मिशन शक्ति के रूप में। इस समय उसके 3रे फेज का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1567 थाने हैं। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है। एक सेपरेट रूम होता है जहां पर कोई भी एक महिला पुलिस अधिकारी मौजूद रहती है। कोई भी महिला किसी भी समय आएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई होगी और उस पर कार्रवाई होगी। उसके अनुसार जो उसकी शिकायत होगी उस पर प्रॉपर कार्रवाई करके एक प्रॉपर रिस्पॉन्स होगा। 350 तहसीलें हैं हमारे पास। ये सभी 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है। हमारे पास 58,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय, यानी जिसको हम ग्राम का पंचायत घर बोलते हैं, वहाँ पर सप्ताह में 2 या 3 दिन महिला पुलिस अधिकारी, आंगनबाड़ी
आशा वर्कर, एएनएम, राजस्व के कर्मी और ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े हुए कर्मी एक साथ बैठते हैं। उस समय महिलाओं की एक वहाँ बैठक होती है। किसी महिला को किसी भी प्रकार की हिंसा से वो परेशान हो, घरेलू हिंसा हो या बाहरी हिंसा हो, वो अपनी बात कह सकती है, उसकी तत्काल सुनवाई होगी और क्विक एक्शन होगा। अगर उसमें कोई इस प्रकार की नहीं तो फिर शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, पोषण मिशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, या महिलाओं से जुड़ी हुई और क्या क्या योजनाएं हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, जिसमें बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई तो मुफ्त में है ही, लेकिन एक 15,000 का पैकेज अलग से सरकार उन्हें देती है। इसी प्रकार से सामूहिक विवाह योजना है, जिसमें हर बालिका को 51,000 रुपये की राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है उस बालिका की शादी ब्याह के लिए। तो ये बहुत सारी स्कीम है जिनके बारे में वहाँ जानकारी दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना क्या है, मातृ वंदना योजना क्या है, इन सब के बारे में वहाँ पर ये हमारा जो मिशन शक्ति का अभियान है, यह उनके माध्यम से लोगों को अवगत कराता है, इसकी जागरूकता होती है। और आज यूपी में कोई भी इस प्रकार को दुस्साहस नहीं कर पाएगा कि वह किसी बालिका, किसी महिला को छेड़छाड़ कर लें, जबरन उठा लें। और ये सुरक्षा का भाव ओवरऑल प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर बहन और बेटी के मन में आया है कि हम प्रदेश में अब सुरक्षित हैं, और वह जब भी उन्हें अवसर मिलता है तो इसको व्यक्त भी करती है। एक लक्ष्य है केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार भी कर रही है उसमें काम, वो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने की। उसके बारे में विपक्ष का ये कहना है कि ये सब कागज़ पर है, कहीं कहीं जो है भवन बन गया है, लेकिन सवाल ये है कि फैकल्टी कहाँ से आएगी, पढ़ाने वाले कहाँ से आएंगे। तो ये केवल चुनावी प्रचार के लिए कहा जा रहा है और काम इसमें कुछ न हुआ है न हो पाएगा। देखिए, जिन लोगों ने कभी काम किया ही नहीं, जिनका कार्य की कोई संस्कृति नहीं थी, तो वे लोग इस प्रकार का वक्तव्य कहेंगे। देखिए, ये लोग तो अब चुनावी कुकुरमुत्तों की तरह इस समय थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं। 1.5 वर्ष में तो इनका कहीं अता पता ही नहीं था। उत्तर प्रदेश में 1900 हाँ, मैं कह रहा हूं ना, मार्च 2020 से लेकर के और सितंबर 2021 तक, इन 6 महीने 1.5 वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल का, बीजेपी के अलावा किसी भी राजनीतिक दल का कहीं कोई वजूद नहीं था, कोई कहीं निकलता नहीं था जी। अक्टूबर में उनमें थोड़ी हरकत आनी शुरू की है। अब ये लोग भी, क्योंकि चुनावी मौसम आ चुका है, तो अब अपनी भाषा बोलने का प्रयास करेंगे, इसलिए उनको जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। सच्चाई क्या है? देखिए, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में कुल 15 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे सरकारी। 2016-17 के बाद से लेकर के 21-22 के बीच में इस समय हम 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। पहले चरण में 7 मेडिकल कॉलेज को हम 2019 में पाठ्यक्रम प्रारंभ करा चुके हैं। उनमें पठन पाठन शुरू हो चुका है। उसमें बस्ती है, अयोध्या है, बहराइच है, फिरोजाबाद है, बदायूं है, यानी इस प्रकार के लगभग हम लोग 7 मेडिकल कॉलेज में 19 में पाठ्यक्रम प्रारंभ कर चुके हैं। 9 मेडिकल कॉलेज जिसमें इस सत्र में पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है। देवरिया है, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, एटा, हरदोई, यानी ये लगभग 9 स्थान हैं जहां पे नए मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो गए हैं। और नेशनल मेडिकल कमीशन बिना फैकल्टी के अपना अप्रूवल नहीं देती है। आपके पास 90% फैकल्टी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ही आपको परमिशन मिलेगी। वह प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, किसी का भी हो, उनके नॉर्म्स हैं, उसका पालन करना पड़ेगा।
हमने फैकल्टी फुलफिल की है, सारे नॉर्म्स हमने पूरे किए हैं, उसके बाद हमें इसकी मान्यता मिली है। 14 मेडिकल कॉलेज राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के तैयार बना रही है। इस सत्र में उसका शिलान्यास चल रहा है और काम प्रारंभ हो चुका है, लगभग काम प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार के स्तर पर भी कुछ मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। जैसे बलरामपुर में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो कर्मभूमि रही है पहली, तो वहां पर हम एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। ऐसे अन्य स्थानों पर कर रहे हैं। तो कुल हम मिलाकर के आज 59 ऐसे जिले हैं 75 में से, जिनमें हमारे पास गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर का एक मेडिकल कॉलेज है। 16 जिले हमारे पास अभी मौजूद हैं जहां पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। उसके लिए हम पीपीपी मोड पे एक स्कीम लेके आ गए हैं, जिसमें राज्य सरकार सपोर्ट करेगी और वहां पे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, जहां पे फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा हर व्यक्ति को प्राप्त होगा, वह मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्रवाई हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यद्यपि प्रदेश के अंदर अंत्योदय और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को हम लोगों ने आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर हर वर्ष दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे हर सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में उपचार की सुविधा लोगों को उपलब्ध है। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर पर है। दिल्ली को 5 जगहों पर उन्होंने बॉर्डर बंद कर रखा है, बैठे हुए हैं। अभी लखीमपुर की घटना हुई। ये सब मिला के आपको किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो ये चुनावी दृष्टि से कितना नुकसान पहुंचाएगा? किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर राज्य सरकार कितनी संवेदनशीलता है? क्या किसान इतने नाराज हैं कि वो इस सरकार के खिलाफ वोट देने की सोचेंगे? देखिए, सही मायने में तो किसानों की हितों के लिए कार्य अगर किसी ने किया है तो आजादी के बाद मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी में मिले, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सभी किसानों के हित के लिए लागू की गई योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जब आई थी तो हमने जो पहला कदम उठाया था उसमें से एक कदम किसानों की ऋण माफी का भी था। याद करिए, 2014 के पहले 2004 से 2014 के बीच में देश के अंदर किसानों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं की थी। बड़े पैमाने पे लाखों की संख्या थी किसानों की। एक अनुमान था कि 5 से 7 लाख किसानों ने आत्महत्या की होगी इन 10 वर्षों में। तब कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ था, तभी किसान हितैषी कहीं नहीं थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य हुआ और आत्महत्याएं रुकी। 2017 से उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति भूख से भी नहीं मरा है और किसी किसान को आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर नहीं होना पड़ा है, क्योंकि जो उसका संकट था हमने उसका समाधान किया। उत्तर प्रदेश में चाहे वह ऋण माफी की कार्रवाई हो, लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के ऋण हमने माफ किए थे। प्रोक्यूरमेंट का कार्य 2017 के पहले आड़तियों के माध्यम से कभी कभी हो पाता था, वो भी नहीं होता था। हम लोगों ने किसानों से सीधे क्रय करना शुरू किया। आज यूपी सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। कृषि सिंचाई की योजनाएं वर्षों से लंबित योजनाएं, यानी बाण सागर परियोजना 1973 में उस समय योजना आयोग था, योजना आयोग ने उसकी सहमति दी। 77-78 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने उस योजना का शिलान्यास किया और 2017 तक वह परियोजना पूरी नहीं हो पाई थी। एक परियोजना को 40 साल के बाद भी वो अधूरी थी। हम लोग आए, हमने उसको पूरा किया, भारत सरकार ने सपोर्ट किया, हमने उसे पूरा किया, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसे राष्ट्र को समर्पित करवाया। हम लोग नवंबर माह में
15 नवंबर तक सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 14 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा देगी और नहर परियोजना। योजना आयोग ने कब उसे अप्रूव किया था? 1971 में। और 1971 के बाद से उसका शिलान्यास होता है, उसके बाद कार्य नहीं हुआ। 2017 के बाद उस पर कार्य प्रारंभ हुआ और अगले महीने हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कमलों से हम उसको भी राष्ट्र को समर्पित करवाएंगे। अर्जुन सहायक परियोजना, ऐसी 1 दर्जन परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, 1 दर्जन परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं के कार्यों को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। हमारी सरकार का कार्यकाल जब पूरा होगा 5 साल का, तब तक हम 25 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने में सफल होंगे। तो किसानों के हित के लिए कार्य करने वाली सरकार भाषण से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत क्या है। और गन्ना किसानों के बारे में जब हम लोग आए थे 17 में, 2010 से लेकर 2 मुद्दे उठते हैं, एक कीमत का और दूसरा भुगतान। मैं उसी पे आ रहा हूं ना। 2010 से लेकर के 2017 के बीच का गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था हम लोग जब आए थे। उस समय हम लोगों के सामने 43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का बकाया था उसी करंट सीजन का। 2017 मार्च 2017 में हमें जो विरासत में मिला था। आज जो तिथि है, आज हम 22 अक्टूबर में हैं। 22 अक्टूबर 2021 है और 22 अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य का केवल 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए बकाया है गन्ना किसानों का। 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को हम लोग करा चुके हैं। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई किसान ये नहीं कह सकता कि उसका गन्ना खड़ा रह गया, चीनी मिल ने पेराई नहीं की। हम लोगों ने कोरोना कालखंड में 1.5 वर्ष से तो हम कोरोना से जूझ रहे हैं ना, पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरी दुनिया, हर चीनी मिल को चलाया है। और चीनी मिल के साथ एग्रीमेंट पहले हो जाता है, जब तक किसान के खेत में गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी। 119 चीनी मिलें हम लोगों ने चलाई। हाँ, हर चीनी मिलें हमने कोविड हेल्प डेस्क दिया। हर चीनी मिल में जहां पे सभी जगह हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किए। हर किसान की जांच करते थे। लेकिन गन्ने की पर्ची की कमी न हो उसके लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। किसान को पर्ची देने के बजाय उसके इस मोबाइल फोन पर हम लोग SMS करके उसको बताते थे, आप अपना गन्ना, इतना गन्ना का आपको दिया जा रहा है, आप तत्काल गन्ना लेके पहुंचिए। किसान ने स्वागत किया, गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि नया सीजन शुरू होने के पहले हम 3-3,500 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर चुके होंगे। सवाल यह है कि 2010 से लेकर 2017 के बीच जो 43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का बकाया था, किसके कारण था, किन लोगों का था, और क्यों नहीं पिछली सरकारों ने भुगतान कराया? इसमें तो बसपा भी थी, सपा भी थी। 21 चीनी मिलों को इन्होंने बंद किया था। 11 चीनी मिलें बसपा के समय में और 10 चीनी मिलें सपा के समय में बंद हुई थी। हमारी सरकार के समय बंद नहीं हुई, बल्कि हमने नई चीनी मिलें चलाई। चौधरी चरण सिंह जी की क्रम भूमि का चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 30 वर्षों से मांग हो रही थी कि ये चीनी मिल चले, कभी नहीं सुनवाई हुई। हमने वहां नई चीनी मिल लगाई है। मैं पिछले साल स्वयं ही गया था उद्घाटन में। ये लोग किस मुंह से बात करेंगे? और उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में जो गन्ना का सर्वाधिक मूल्य किसानों को देता है, सर्वाधिक पैसा देता है किसानों को। तो ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। तो राजनीति, भाषणबाजी अलग है, एक किसान के जीवन में सचमुच परिवर्तन आए। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितना बेहतरीन कार्य हो सकता था किसान के हित के लिए, और जो आमदनी दुगनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ प्रयास होने चाहिए थे, वे प्रयास हुए हैं। और उन प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए, उन प्रयासों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। लखीमपुर खीरी को लेकर कहा जाता है कि सरकार कुछ लोगों को बचाने का काम कर रही है। देखिए, सरकार किसी को नहीं बचा रही है। देखिए, सरकार के पास
किसी भी अपराध के लिए जब भी प्रमाण होंगे, सरकार उसमें कठोरतापूर्वक कार्य करेगी। और लखीमपुर खीरी के मामले की तो माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें कहने की आवश्यकता महसूस होगी। सरकार ने जो भी नियम संगत कार्रवाई हो सकती थी उसके अनुसार कार्रवाई की है, और आगे भी जो भी 8 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार होंगे, सरकार उसमें कार्रवाई करेगी। एसआईटी गठित की है हम लोगों ने, एसआईटी उसके लिए जांच कर रही है, एक एक बिंदु को देख रही है, जो दोषी होगा उसमें कार्रवाई होगी। चुनाव के समय सभी राजनीतिक पार्टियां एक सामाजिक समीकरण बिठाने की, जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश करती हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही है कि वो जाति की राजनीति में यकीन नहीं करती, लेकिन भाजपा भी इस समय जातीय सम्मेलन कर रही है। देखिए, हमारे जातीय सम्मेलन नहीं, सामाजिक सम्मेलन है, और हमारे सामाजिक सम्मेलन उन मुद्दों को लेकर के है जो उस समाज के हित के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, उनको बताने के लिए कि भाई सरकार ने ये किया है। हमारे सामाजिक सम्मेलन जातिवाद से प्रेरित नहीं है, संकीर्ण विपक्ष के हैं। देखिए, विपक्ष संकीर्ण राजनीति करती है, जातीयता की उन्माद को भड़काती है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करती है, और समाज में एकता की बजाय फूट डाल करके खाई चौड़ा करने का प्रयास करती है। इधर जातिवाद के आधार पर हिंदू समाज को बांटेगी, और उधर तुष्टीकरण का खेल खेल करके फिर हिंदू समाज को मरवाएगी भी। तो ये दोनों काम नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ विकास सबका, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। अगर किसी का नहीं होना तो किसी का नहीं होना है, न इस पक्ष का न उस पक्ष का। हम सबको एक साथ ले रहा हूं, इसीलिए सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, फिर भेदभाव कैसा? लेकिन ये सरकार का दायित्व तो बनता है कि हमने क्या किया है हम बताएं लोगों को। बताने का माध्यम सामाजिक सम्मेलन हो सकते हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन हो सकते हैं, और साथ साथ उसका माध्यम रैलियां हो सकती हैं, उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम हो सकते हैं। हमने मंच पे नहीं कहा कि फलानी जाति का नाम लेकर के फलानी जाति के लिए ये किया जा रहा है, फलानी जाति का ये हो रहा है, फलानी जाति के बारे में जाति का नाम लेके नहीं बोला गया। जो विपक्ष जैसा कर रहा है उस प्रकार की हद दर्जे के गिरे हुए स्तर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से शासन की योजनाओं की जानकारी उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। 2017 में अखिलेश यादव के सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका लाभ भाजपा को मिला था। अब बारी आपके खिलाफ या आपकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की है, विपक्ष को इसका कितना लाभ मिलेगा? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन निर्णायक होती है, और मुझे नहीं लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्योंकि परिवर्तन जनता को बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रदेश के अंदर जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ है देखने में, प्रदेश के परसेप्शन को लेकर के, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को कम करने को लेकर के, और प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को लेकर के, ये सब अभूतपूर्व है। हर व्यक्ति इसको स्वीकार करता है, और मुझे लगता है कि जनता समय आने पे, देखिए पब्लिक बोलती नहीं है, समय आने पे अपना फैसला करती है, और उत्तर प्रदेश की जनता अपना फैसला जरूर करेगी। आप पर एक आरोप लगता है, और बहुत पहले से, मुख्यमंत्री बनने से पहले से, कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आपने विधानसभा में कहा कि मैं ईद नहीं मनाता। तो इन सब मुद्दों को लेकर ये कहा जाता है कि चुनाव के समय धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए आपका दूसरे राज्यों में भी पार्टी इस्तेमाल करती है। देखिए, पार्टी इस्तेमाल नहीं करती है, पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं पार्टी के सहयोग के लिए अन्य जगह पे भी जाऊं। देखिए, मेरी आस्था मेरे साथ में है, मैं जबरन पाखंड क्यों करूं?
जो मेरी आस्था होगी मैं वही तो लूंगा। देखिए, मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो चोरी छिपे टीका लगाते हों, चोटी रखते हों और फिर जाकर के किसी एक सम्मेलन में जाकर के गोल टोपी लगा करके लोगों को भरमाने का काम भी करते हो। नहीं, मैं टीका लगाऊंगा तो टीका ही लगाऊंगा, रक्षा सूत्र बांधूंगा तो रक्षा सूत्र ही बांधूंगा। गोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। मुझे जो करना है, मेरी आस्था राम में है तो मैं मंदिर ही जाऊंगा, अनावश्यक रूप से दूसरे को भ्रम में नहीं रखूंगा। और मेरा भी यह मानना है कि आपकी जो आस्था है, हर व्यक्ति अपनी आस्था का पालन करे और दूसरों की आस्था का सम्मान करे। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई नहीं कह सकता यूपी के अंदर कि किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाने का कार्य हुआ। हर एक व्यक्ति को कानून के दायरे में रह करके अपनी आस्था को आगे बढ़ाने, अपने पर्व और त्योहार मनाने की पूरी छूट है। लेकिन हां, कानून के साथ खिलवाड़ करने, कानून को बंधक बना करके अराजकता पैदा करने की छूट किसी को नहीं। अगर कोई करेगा तो फिर वह पट्टा लिख ले 7 पीढ़ियों का, उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, आने वाली पीढ़ियों को करनी पड़ेगी। वो रहेगा तो उसको, नहीं तो उसकी आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा। कानून मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं इस बात को मान के चला हूं, मैं यहां पर एक उपासना विधि का अनुयायी नहीं, बल्कि 25 करोड़ लोगों के दायित्व की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई है। उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य मुझे करना है। इसलिए मैंने उस दिन ही, जिस दिन मैंने शपथ ली है, उस दिन मैंने इस बात को तय किया कि मेरी उपासना विधि कुछ हो सकती है, लेकिन मेरा एक धर्म है, वो राष्ट्र धर्म है, और उससे तनिक भी हम विचलित नहीं होंगे। कानून का राज हर हाल में होगा और उस कानून के राज के अंदर हर व्यक्ति को हम सम्मान देंगे, हर उपासना विधि को सम्मान देंगे, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। इस बीच में यूपी पुलिस और यूपी एटीएस ने जो है धर्म परिवर्तन कराने वाले बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये काम बड़े पैमाने पर बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसको आप सामाजिक सौहार्द के लिए कितना खतरा मानते हैं? देश की एकता अखंडता के लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं? देखिए, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ काम बेहतर किए हैं इधर, और ये शुरू से किए हैं। देखिए, पहले लीडरशिप नहीं थी, एजेंसियां पंगु थी, चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाती थी। वे जब सरकार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेगी तो सुरक्षा एजेंसियों में मैसेज भी खराब जाता है। जब आप थानों और तहसीलों को वसूली का अड्डा बना देंगे तो फिर व्यवस्था चौपट होनी है। यही होता था हमारी सरकार के समय में। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करने की जो रणनीति है, सुरक्षा एजेंसियों ने उसको हाथों हाथ लिया है, और आज उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आप याद करिए, हमने विगत वर्ष ही धर्मांतरण विरोधी कानून बना दिया था, क्योंकि इस प्रकार के इनपुट हमारे पास थे। हमारे इंटेलिजेंस ने इस प्रकार के इनपुट हमें दिए थे कि कानून व्यवस्था पर कभी कभी जो संकट खड़ा होता है तो उसके पीछे इस प्रकार के कारण होते हैं। हमने पूरी सूची उसकी तैयार की, फिर उसको ध्यान में रख करके हमने यहाँ पे अपने लॉ कमीशन को कहा कि भाई इसके संबंधित एक लॉ बनना चाहिए, एक्ट बनना चाहिए। पहले ऑर्डिनेंस लेके आए, फिर हमने एक्ट बनाया, उसको प्रदेश में लागू किया। अगर हमारे पास एक्ट नहीं होता तो हम बड़ी कार्रवाई कर भी नहीं पाते। इसी प्रकार से हम लोगों ने लव जिहाद के खिलाफ भी एक कानून बनाया। देखिए, इस सच्चाई है। हाँ, मैं क्या करूं, देखिए केरल हाई कोर्ट 2009 में कह चुका था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है, और हमें समय रहते इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए, सरकार को कदम उठाने चाहिए। एक तरफ न्यायपालिका वहां पर आदेश दे रही है, दुर्भाग्य है केरल की सरकार ने उसको संज्ञान नहीं लिया, केवल वोट बैंक की राजनीति। कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक की हाईकोर्ट के एक माननीय न्यायमूर्ति ने भी इस बात का उल्लेख किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया,
और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां दोनों पर कार्य कर रही हैं। धर्मांतरण का जो इशू है तो बहुत बड़ा इशू है। देखिए किस हद तक जाकर के ये होता है। देखिए उन्होंने टारगेट किसको किया था? मूक बधिर बच्चों को, वो सबसे बुरा, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन बच्चों को ट्रेनिंग के नाम पर उनके स्कूल में या उनके हॉस्टल में जाकर के प्रशिक्षण के नाम पे स्मार्टफोन देना और स्मार्टफोन में फिर कोडिंग के माध्यम से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना। और ये प्रक्रिया केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं थी, ये 1984 से चल रहा है और ये केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं था। एक सुसाइड स्क्वाड का दस्ता तैयार करना था। इसके बहुत बड़े रैकेट को पता लगा। इसका पूरा संचालन कहां से हो रहा था? बटाला हाउस से, दिल्ली बटाला हाउस से ही सब संचालित हो रहा था। तो सारे अपराधी हमारे शिकंजे में है, बड़ी कार्रवाई चल रही है और इसमें बहुत सारे ऐसे वांछित पकड़े गए हैं जिनकी नाजायज हरकतों के कारण सुरक्षा खतरे में थी, आस्था खतरे में थी। मुझे लगता है कि आज उसमें काफी हमें राहत देने में सफलता प्राप्त होगी। आखिर में एक सवाल, चुनाव आने वाले हैं, मुझे लगता है दिसंबर या जनवरी में अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो अगर चुनाव में आप जा रहे हैं तो मैं पूछूं कि 3 ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपकी सरकार के 5 साल के काम के, जिनके आधार पर आप कहें मतदाता से कि हमको एक मौका और दीजिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा ना, हमारी सरकार ने प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है। ओवरऑल परसेप्शन उत्तर प्रदेश के बारे में, आज उत्तर प्रदेश का नागरिक कहीं भी जाएगा तो 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जनता के मन में जो धारणा थी आज वो बदली होगी। आज उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक को लोग सम्मान के भाव के साथ देखते हैं। पहले वह दृष्टि नहीं थी। ये ओवरऑल परसेप्शन यूपी के बारे में बदला। इसके पीछे बेहतर कानून व्यवस्था, दूसरा सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना। उत्तर प्रदेश में हमने बेहतर सुशासन स्थापित करने की पूरी कार्रवाई की और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर एक नागरिक तक पहुंचाया। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य जो यूपी में विगत 4.5-5 वर्षों के अंदर हुआ है। अगर ये कार्य आज़ादी के बाद हुआ होता तो यूपी देश की नंबर 1 की इकोनॉमी होती और जो प्रधानमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य दिया था यूपी को, मुझे लगता है बहुत पहले इसको अचीव कर लिया गया होता। यूपी का नौजवान बेरोजगार नहीं होता, बदहाल नहीं होता, उसके सामने पहचान का संकट नहीं खड़ा होता। हमने उस पहचान के संकट से अब उसे मुक्त किया है। आज वो बड़े गर्व के साथ कह सकता है मैं देश की हृदय स्थल उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। अब उसके सामने पहचान का संकट नहीं। आज बहन बेटियों के सामने सुरक्षा का कोई संकट नहीं। आज प्रदेश में डेवलपमेंट के नाम पर अब लूट खसोट नहीं बल्कि डेवलपमेंट दिखाई देगा और दिखाई दे रहा है। आज कार्यालयों में कार्य अटकेगा नहीं क्योंकि हर एक की जवाबदेही तय है। सिटीजन चार्टर्ड ईमानदारी के साथ किसने लागू किया? यूपी ने लागू किया। 3 दिन से अधिक कहीं फाइल लटकी है तो मेरा पोर्टल उसमें क्लिक कर देगा, पहले से अलर्ट कर देगा कि यहाँ ये फाइल लटकी हुई है। तो मैं स्वयं पूछ लेता हूँ कि भैया ये तो बता दो ये कारण क्या है इसका। तो सुशासन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उसके जीवन में परिवर्तन के लिए आवश्यक है और हमारी सरकार ने इसको किया है। योगी जी आए, अपनी बातें रखी, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया।